औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सीए's वर्ल्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लेट और एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो ये कोई बहुत ज़्यादा जिसे कह लें कि आप कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है। ज़्यादातर ये रीडिंग बेस है, तो इसमें ये एक टॉपिक है जो कि हो सकता है कॉन्सेप्चुअली कुछ स्ट्रॉन्ग हो। तो बाकी देख लेते हैं जी। माजरत इसमें जो है जनाब, अगर हम बात करें लैंडर्स और क्रेडिटर्स को, तो वो कहता है जी कि जाहिर सी बात है, जब आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए जो पार्टनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो पैसा भी लाते हैं, वो एसेट्स भी लाते हैं जिन्हें हम कैपिटल का नाम देते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की रूह से। ठीक है जी। तो इसके अलावा वो कहता है जी कि कारोबार को चलाने के लिए ओनर्स के लाए हुए पैसे और एसिड्स से हट के भी कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है जी। क्योंकि कारोबार ने कुछ खर्चे पूरे करने होते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो जस्ट जो सेल करेंगे उससे अपने सारे खर्चे पूरे कर रहे हों। तो फिर कारोबार करते ये हैं, ये कंपनीज करती ये हैं कि वो डिबेंचर्स की फॉर्म में एक सर्टिफिकेट टाइप इशू कर देते हैं। लोन नोट्स होते हैं, यानी कि लोग पैसा दे देते हैं, तो उन पे फिर उन लोगों को जो पैसा देते हैं और डिबेंचर सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उनको फिर जो भी रेट तय होता है उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलता रहता है, और बाद में फिर वो काबिल वापसी भी होते हैं, यानी कि वो डिबेंचर वापस जमा करा देंगे और अपने पैसे ले लें। तो इसको पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा रीडिंग बेस ही है ये, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं नहीं इसमें। फिल्म्स टिपिकली रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट। वो कहते हैं कारोबार को पैसों की ज़रूरत होती है। बियॉन्ड द कैपिटल इंजेक्टेड बाय द ओनर्स आर देयर पर्सनल एसेट्स बीइंग यूज्ड इन द बिजनेस। कि उस पैसे और उन चीज़ों और उन एसेट्स के अलावा जो मालिकान जो है वो बिजनेस में लेके आते हैं, यानी कि जो पैसा और एसेट्स मालिकान कारोबार में लेके आते हैं, कारोबार को चलाने के लिए उनके अलावा भी कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। When a firm is initially created, it incurs expenses before it starts selling a single product or service। वो कहता है जी कि ज़ाहिर बात है, जब आप एक कारोबार को बनाते हैं या इस्टेब्लिश करते हैं, नया नया जो कारोबार होता है, वो कहता है कि जी एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कि कोई भी चीज़ बेचने से पहले के भी उसके खर्चे होते हैं। मिसाल के तौर पे सीए कॉलेज बनाने का आपने इरादा कर लिया, तो ज़ाहिर बात है पहले दिन आपके पास 1000 एडमिशन तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बिल्डिंग का किराया भी पे करना पड़ेगा, आपको फर्नीचर भी लाना होगा। ठीक है जी। अच्छा चलें, ये सारा कुछ बन गया। अब लाज़मी नहीं है कि पहले महीने आपके पास एडमिशन आ जाए, लेकिन उस महीने का किराया तो पहले महीने का आपने देना है। उस महीने जो भी मैनेजमेंट बैठेगी, बिजली का बिल भी आएगा, वो भी आप लोगों को पे करना है। जो सिक्योरिटी गार्ड आप लोगों ने अपने जो है वो कॉलेज के लिए हायर किया, उसकी सैलरी भी देनी है। जो स्टाफ की सैलरीज हैं उनकी सैलरीज भी देनी है। तो जाहिर सी बात है, वो आपका नसीब है कि पहले महीने ही आपके पास 2000 बच्चा आ जाए, या हो सकता है कोई भी ना आए। For example, it may have to acquire machinery and equipment, purchase or rent a facility or premises। Premises कहते हैं, यानी कि आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा, ये बिल्डिंग जो यानी कि कॉलेज की बिल्डिंग जो आप किराए पे लेते हैं। एंड हायर वर्कर्स बिफोर इट कैन जनरेट एनी रेवेन्यू। तो जैसे मैंने एग्जांपल दी कि भाई अगर कोई भी बच्चा नहीं है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो आप उनके सैलरीज हैं, जो बाकी खर्चे हैं। Therefore, the firm cannot solely rely on money made from sales to cover its expenses। वो कहता है इसलिए कि जो कारोबार है ना, वो सिर्फ अपनी सेल पे डिपेंड नहीं कर सकते कि हमारी सेल होगी तो हम अपने खर्चे पूरे करेंगे। खर्चे तो आपको एट एनी कॉस्ट भाई पूरे करना ही पड़ने हैं, चाहे वो आपकी सेल 1 लाख की हो या 1 करोड़ की हो। The owners of a new business may initially have to rely on borrowed funds or credit। जाहिर सी बात है, ओनर्स जो होते हैं फिर उनको जो है वो अपने इंजेक्टेड कैपिटल के अलावा जो है ना कुछ फंड्स भी उधार लेने पड़ते हैं। तो आगे का उधार किस सूरत में लिए जाते हैं वो भी आगे देखते हैं, वो डिबेंचर्स वगैरह की बात आ जानी है। मैनी फर्म्स दैट नीड फंड्स बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स कॉल्ड क्रेडिटर्स। तो ये उधार जिनसे लिया जाता है उनको क्या कहते हैं जी, क्रेडिटर्स कहते हैं। हु प्रोवाइड लोन्स। Creditors may include friends,
and family at first, and banks which may be willing to provide money when a business is being running for some time with a stable financial history and market conditions। वो कहता है क्रेडिटर्स में पहली प्रेफरेंस जो होती है वो दोस्त और आपका खानदान, और दूसरे नंबर पे होते हैं बैंक्स। जब बैंक को ये पता होता है कि ये कारोबार स्टेबल हो गया है तो कारोबार और मार्केट कंडीशन इनकी अच्छी है, तो फिर बैंक्स जो है ना वो आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह देखने के बाद आप लोगों को लोन्स इशू करते हैं, क्योंकि ये लोन्स करोड़ों में होते हैं, कौन सा लाखों में होते हैं या हजारों में होते हैं। The amount taken from these creditors represent the debt or liability of a business which the business will return on agreed terms with the lender। जाहिर सी बात है कि आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी अभी अकाउंटिंग पढ़ी तो लफ्ज आपने लायबिलिटी पढ़ा होगा, यानी कि पेएबल। ठीक है जी, तो ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ये लायबिलिटी के कॉलम में आ रही होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि जी नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज वगैरह। नहीं पढ़ा तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप पढ़ लेंगे। वो कहता है कि जी जो भी अमाउंट ये ली जाती है ना क्रेडिटर से, तो ये बिजनेस की एक लायबिलिटी होती है, यानी कि उधार होता है। जैसा कि आप किसी से पैसे लें तो आपने वापस करने, तो ये आप पे एक लायबिलिटी है, आपने पे करने हैं वापस, पेएबल। ठीक है जी, जो कि वो कब, जो भी उनका रिटर्न है कि 2 साल बाद या फला महीने, ठीक है जी, तो वो वापस करने होते हैं। Creditors will lend funds to a firm only if they believe the firm will perform well enough to pay the interest on the loans and principal amount in future। वो कहता है क्रेडिटर्स कब जो है वो आपको पैसे देते हैं, यानी कि यहाँ पे वो ज्यादा क्रेडिटर से मतलब आपके वो रिश्तेदार या दोस्त से हटके बैंक की बात ही कर रहा है। जारी बात है, अगर आप किसी दोस्त से भी लेने जाए तो वो यही पहले देखेगा कि आया कि ये कल को वापस करने की सलाहियत भी रखता है, ये ना हो कि मेरे पैसे सारे खा के भाग जाए। तो वो कहता है क्रेडिटर्स कब जो है वो आप लोगों को उधार देते हैं, ये बिजनेस को उधार देते हैं, जब उन्हें पता है कि एक तो वो अमाउंट, मिसाल के तौर पे आपने 5 लाख रुपए लिए, तो एक तो आप वो 5 लाख वापस करने के काबिल हैं, और उस 5 लाख पे फिर जो भी रेट तय हुआ है इंटरेस्ट रेट, उसके अकॉर्डिंग सूद देने के भी आप लोग काबिल हैं या नहीं है, या इंटरेस्ट देने के काबिल हैं या नहीं है। The firm must convince the creditors that the business will be able to generate sufficient profits to make the interest and principal payments of the loan। वो कहता है जी कि अब कारोबार को जो जिससे कारोबार पैसे लेने गया है, आपने उसको मुतमईन करना है कि भाई इस पैसे से हम कारोबार करेंगे, हमारे प्लान अच्छे हैं, इंशाल्लाह हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, प्रॉफिट आएगा, हम आपको वो पैसे जो आप अमाउंट हमें दे रहे हो 5 लाख वो भी वापस करेंगे, और उस पर जो सूद आप कह रहे हो या इंटरेस्ट कह रहे हो वो भी हम वापस करेंगे। लैंडर्स टू अ कंपनी इंक्लूड बैंक्स एंड, अब लैंडर्स में क्या चीज शामिल है जी, ये फर्क कर सकता है भाई कि अब यहाँ पे क्रेडिटर्स कौन से हैं, फ्रेंड्स, फैमिली और बैंक। लैंडर्स क्या हैं जी, बैंक्स और बॉन्ड होल्डर्स। ये आपने बॉन्ड्स का सुना होगा जी, बॉन्ड रखे हुए हैं, फलाना ने इतने के बॉन्ड लिए हुए हैं। ठीक है जी, कंपनीज माइट इशू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, तो ये एक तरह से आप ले लेंगे लोन सर्टिफिकेट्स होते हैं जो आप फिर पब्लिक को देते हैं। पब्लिक आपके पास पैसा रखती है, लेकिन आपको फिर जो पब्लिक का पैसा आया हुआ है उस पर पब्लिक को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। पब्लिक मतलब आवाम, मैं, आप लोग अगर किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं तो हम उन्हें पैसा देंगे, ठीक है, वो हमारे पैसे को यूज करेंगे, उस पैसे पे हमें इंटरेस्ट भी वो दे रहे होंगे। एट द एंड फिर ये होता है कि वो डिबेंचर्स रिडीमेबल यानी कि काबिल वापसी भी होते हैं। डिपेंड करता है नेचर पे, रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ एग्री होंगी। इन ऑर्डर टू रेज फाइनेंस, जाहिर बात है कि अब नेस्ले वालों के डिबेंचर्स मैंने लिए, ठीक है, तो वो मुझे डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे, मैं उन्हें पैसा दूंगा, तो उनके पास फाइनेंस बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है। इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बॉन्ड्स विच रिप्रेजेंट अ डेट दैट द कंपनी मस्ट इवेंचुअली रीपे। ठीक है जी, इंटरेस्ट पे किया जाता है ऑन बॉन्ड्स पे, यानी कि नेस्ले जो है वो मुझे इंटरेस्ट देगा उस लोन पे जो भी परसेंट तय हुई होगी जो मैंने उन्हें डिबेंचर्स की सूरत में दिए हुए हैं, यानी कि पैसा मैंने उन्हें दिया हुआ है। और एंड क्या है जी कि इवेंचुअली रीपे, यानी कि वो अमाउंट भी कंपनी ने वापस ही करनी होती है। जाहिर बात है जिसने लोन दिया हुआ है उसने वापस तो लेना ही लेना है। The main concerns of lenders are that the borrower should be able to repay with interest on schedule। जो टाइम मुकर्रर किया गया है उस पे वो इंटरेस्ट भी पे करे और अमाउंट भी वापस करे, मेन कंसर्न होता है भाई लेंडर का। Lenders might therefore be concerned about heavy borrowing by a business organization because when a borrower gets into heavy debt, the risk increases that it will not be able to meet all the claims for interest and debt repayment, especially if profitability falls।
ठीक है जी। जो लेंडर्स होता है, उधार देने वाला, उसका मेन कंसर्न भाई ये होता है कि अगर एक कारोबार ज़्यादा कर्जों के बोझ में आ गया तो वो ज़ाहिर बात है वो फ्लॉप कर जाएगा, वो बंद हो जाएगा कारोबार। तो आपने जो अमाउंट दी थी वो भी गई, इंटरेस्ट तो क्या आना। ठीक है जी। खास तौर पे वो कहता है कि जब प्रॉफिट इनका डाउन हो जाता है, जाहिर बात है जब लॉस में जाता जाएगा तो एक दिन इदारा बैंकरप्ट हो जाएगा। ठीक है जी, या फिर बंद करके वो भाग जाएंगे, जो कुछ भी सिनेरियो बनेगा वो फिर नसीब। दूसरी बात है जी सप्लायर्स की। तो बिजनेसेस कॉमनली यूज मटेरियल टू प्रोड्यूस देयर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है जी, कि जो भी चीज़ें आपने बनानी होती हैं उनके लिए आपको इनपुट चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे आप लोग जो है वो बनाते हैं मार्बल, ये बनाते हैं, या आपने देखी होंगी, या टाइल्स वगैरह आपने घरों में लगवाई होंगी, आपका इस चीज़ का कारोबार है तो इसके लिए आपको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी, ठीक है जी, तो वो किसी न किसी से आप लोग खरीद रहे होंगे, तो आज जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है, सप्लायर है। For example, automobile manufacturers use steel to make automobiles, while home builders need cement, wood siding, and many other materials. जो ऑटोमोबाइल्स यानी कि ये गाड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, उनको उसकी बॉडी के लिए मटेरियल चाहिए होता है, या जो ये बिल्डर्स जो होते हैं ये घर वगैरह बना के देते हैं, ठीक है जी, तो उन्हें सीमेंट और ईंटें बजरी वगैरह ये चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्म्स कैन नॉट कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस इफ दे कैन नॉट ऑब्टेन द मटेरियल। ज़ाहिर बात है मटेरियल होगा तो चीज़ें बनेंगी, अगर नहीं होगा तो कभी भी उनका प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं पूरा हो सकता। Therefore, their performance is partially dependent on the ability of their suppliers to deliver the materials on schedule। जाहिर बात है आपने जो है वो किसी के साथ एग्री कर लिया जी कि मैं आपको बना के दूंगा मकान 15 दिसंबर तक। ठीक है, आपको पता था कि आपका सप्लायर जो है ना वो आपको सामान जल्दी दे देगा, लेकिन आपका जो सप्लायर है भाई उसने आपको जो है ना वो 8 दिसंबर को सामान दिया, तो जाहिर बात है आप अपना एग्रीमेंट पूरा नहीं कर सकेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लायर्स। ठीक है जी, जिस तरह हम एक इंडिविजुअल आदमी किसी से चीज़ें खरीदता है, बिजनेसेस भी इस तरह मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें सप्लायर से खरीद रहे होते हैं। सप्लायर्स विल यूजुअली एग्री टू अलाउ देयर कस्टमर सम क्रेडिट टाइम टू पे, बट देयर मेन इंटरेस्ट आर दैट। वो कहता है कि जी सप्लायर्स भी आपको चीज़ें उधार दे देते हैं, लेकिन उनका जो है वो कंसर्न होता है कि वो कितने टाइम के बाद आप उन्हें पैसे देंगे। ठीक है जी, यानी कि 1 महीने के बाद इन चीज़ों के आप उन्हें पैसे दे रहे हैं, 2 के बाद। उनके मेन इंटरेस्ट जो है सप्लायर उनका क्या होता है, अ कस्टमर विल पे व्हाट इज ओव्ड एंड विल नॉट बिकम अ बैड डेट। यानी कि जो कस्टमर ने पैसे देने हैं, ठीक है जी, वो अदा कर देगा। ये नहीं है कि बैड डेट होता है यानी कि उधार लेके भाग जाना, खा जाना, गायब हो जाना, यानी कि पक्के पक्के गए। कस्टमर्स विल कंटिन्यू टू बाय फ्रॉम देम। कस्टमर जो है वो रेगुलरली उनसे चीज़ें खरीदेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि ये हमारे परमानेंट कस्टमर्स हैं जी, ठीक है जी, उन पर ज़ाहिर बात है फिर ज़्यादा रिलाय होता है उनका। कस्टमर्स विल ट्रीट देम फेयरली एंड डील विद देम इन एन एथिकल वे। यानी कि फेयरली, ईमानदाराना तौर पे चलेंगे, अच्छे तरीके से चलेंगे, और एथिकली, अखलाक के लिहाज से। ठीक है जी, कोई आप घपला नहीं कर रहे होंगे उनके साथ, जो उनका बनता है वो उन्हें देंगे, और अच्छे तरीके से जब वो जाएं उनकी इज्जत अफजाई भी करेंगे। उसके बाद जी गवर्नमेंट्स कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज मेजर स्टेक होल्डर इन अ बिजनेस। जाहिर सी बात है भाई, गौर आपका अच्छा कारोबार चल रहा होगा तो टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को, अवाम को जॉब्स मिलेंगी, मुल्क खुशहाल होगा, इकोनॉमी बेहतर होगी। मेजर स्टेक होल्डर होता है जी एज दे कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द कंपनी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस एज वेल एज फ्रॉम ऑल द पीपल इट एम्प्लॉयज, पेरोल टैक्सेस, ये वो सैलरी पे भी टैक्स होता है ना। ठीक है जी, तो वो कहता है कि अच्छा कारोबार चलेगा तो जाहिर बात है गवर्नमेंट इदारे से जो है वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ले रही होगी, और जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे होंगे उनका सैलरी टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा होगा। एंड फ्रॉम अदर स्पेंडिंग द कंपनी इनकर्स। ठीक है, ये जो बाकी चीज़ें खरीद रही होती है, सेल्स टैक्स भी होता है कंपनी पे, ये आप कैफ 2 में जाके पढ़ेंगे टैक्सेशन में। गवर्नमेंट्स बेनिफिट फ्रॉम द ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट कंपनीज कंट्रीब्यूट ऑन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि इकोनॉमी, अगर सादा लफ्जों में समझाऊं तो बेहतर हो रही होती है। ठीक है जी, गवर्नमेंट्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमीज रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस ऑफ अलाउइंग बिजनेसेस टू बी सेट अप। अब अगर आप देखें ना कि ये सियालकोट वाले एरियाज जो थे वो टैक्स फ्री जोन्स होते हैं, तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमीज वही होती हैं कि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट फिर आपको परमिट करती है कि भाई आप वहाँ पे जाएं, जाकर कारोबार करें, ताकि वहाँ पे मुलाजमतें निकलें और वहाँ पे भी खुशहाली आए। नॉट ओनली डू बिजनेस सर्व कंज्यूमर्स,
but by creating work for the business owners and employees, they also reduce the country's unemployment, which is an important goal of the government. वही मकसद मैंने बात की कि कारोबार अच्छा चल रहा होगा तो वहाँ के लोगों को मुलाजमतें भी मिलेंगी, ठीक है जी, जिससे मुल्क में खुशहाली आएगी। तो वो कहता है कि एक मसला ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना वो कंज्यूमर्स का फ़ायदा हो रहा है कारोबार से, बल्कि ये भी है कि लोगों को यानी कि जॉब्स मिलती हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है, जिससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फ़ायदा है। Firms rely on entrepreneurs to create business ideas and possibly to provide some financial support. They rely on other owners and creditors to provide additional financial support. They rely on employees to produce and sell their products or services. They rely on suppliers to provide the materials needed for production. They rely on customers to purchase the products or services they produce. सबसे पहली बात, ओनर्स आइडियाज लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी बात, क्रेडिटर्स एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट, आपने पीछे पढ़ लिया, लोन की सूरत में। एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगी, अच्छी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में जाएगी। सप्लायर्स उन्हें यानी कि उन पर एतबार करके चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होंगे उधार पे। कस्टमर्स अच्छी चीज़ उनसे खरीदेंगे, उन्हें भी अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, तो सबको बेनिफिट होगा। The government has an interest in all the business organizations, but especially large organizations for a wide range. अब हर बंदे का एक होता है कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ इसमें अल्टीमेटली मुझे क्या फ़ायदा है, तो इसमें वो MCQs आई क्या बना सकता है, तो ये देख लीजिएगा। बिजनेसेस पे टैक्स ऑन प्रॉफिट, सो गवर्नमेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि जो टैक्स पे करना होता है वो आपने प्रॉफिट पे करना होता है, तो जितना ज़्यादा आप प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे गवर्नमेंट को उतना ही ज़्यादा जो है वो टैक्स जा रहा होगा। द गवर्नमेंट वांट टू क्रिएट एंड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, दिस डिपेंड्स पार्टली ऑन न्यू इन्वेस्टमेंट बाय बिजनेस। गवर्नमेंट माइट देयरफॉर वांट टू एनकरेज बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट होगी तो कारोबार खुलेंगे, कारोबार खुलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी भी खुशहाल होगी। जितनी इकोनॉमी खुशहाल होगी गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा टैक्स जाएगा। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो जो है वो गवर्नमेंट भी कामयाब चल रही होती है, क्योंकि लोगों को मसले मसाइल नहीं होते, हर कोई मुतमईन होता है। तो वो ही बात कर रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को इनकरेज करती है कि लोग इन्वेस्ट करें। द गवर्नमेंट वांट टू अचीव लो लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज बिजनेसेस आर मेजर एम्प्लॉयज। वही बात कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी तो हर घराना खुशहाल होगा। द गवर्नमेंट रेगुलेट्स मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट लॉ, एनवायरनमेंट लॉ, ठीक है जी। वो कहता है जी कि किस तरह बिजनेस जो है उनको गवर्नमेंट काबू करती है कि वो अपनी मर्जी मनमानी ना कर सकें, फिर इनके लिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट लॉ बनाया हुआ है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो कुछ और सिस्टम है। सऊदीयाइजेशन रूल को अगर देखें भाई, तो वहाँ पे ये है कि हर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। जो आजकल चल रहा है कि उन्होंने आई थिंक 60 या 70% अपने सऊदी शहरी रखने होते हैं कंपनी में, और बाकी आप 30 या 40% बाहर के लोग कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इस तरह के, अब आपकी वो शुगर मिल है तो वो या कोई और ऐसा काम है जिससे आलूदगी हो रही है तो उसके लिए भी फिर आप जवाबदेह हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, ठीक है जी। ये तो आप देख रहे हैं शहरों के अंदर या इंडस्ट्रियल एरिया में फिर ये सारे मसाइल होते हैं, तो फिर इसलिए अक्सर जहाँ पे आबादी होती है वहाँ पे तो ये मिल्स वगैरह लगाने की परमिशन नहीं मिलती। The government might be a significant external stakeholder in a business because of its power to introduce new laws and regulations or amend existing laws. तो ये किस तरह एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है जी बिजनेस में, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करते हैं नए लॉज एंड रेगुलेशंस, क्योंकि इन्होंने कारोबार को काबू में भी रखना होता है, ये नहीं है कि कारोबार अपनी मनमानी करें। उसके बाद है कस्टमर्स, ठीक है जी। तो कस्टमर्स को भी देख लेते हैं जी। कस्टमर्स हैव अ स्टेक इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन वैल्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज दैट दे बाय। जाहिर बात है, अब आप एक चीज़ खरीदते हैं तो वो अगर बेकार क्वालिटी की होगी तो वो दूसरे दिन ख़राब हुई पड़ी होगी। तो अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्ट, हम क्यों कहते हैं जी कि अच्छे पैसे भर लें, अच्छी चीज़ खरीद लें, वो लॉन्ग टर्म चलती है। तो सिंपल बात यह है कि हर कस्टमर ये चाहता है कि भाई अगर मैं पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है जी, तो अल्टीमेटली मुझे इससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा हासिल हो सके, ठीक है जी। बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कस्टमर्स, जाहिर बात है कस्टमर्स आएंगे तो आपके पास पैसा आएगा, फिर ही आप प्रॉफिट कमाएंगे। टू अट्रैक्ट कस्टमर्स अ फर्म मस्ट प्रोवाइड अ डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस एट रीजनेबल प्राइस। जो जिस क्वालिटी की चीज़ लोग डिमांड कर रहे हैं उस क्वालिटी की चीज़ जो है वो आप उन्हें प्रोवाइड करें उनकी एक रीजनेबल प्राइस पे। ये नहीं है कि ये अब चीज़ तो अच्छी दे रहे हैं लेकिन मार्केट से 100% ऊपर प्राइस है आपकी, तब भी लोग आपके पास नहीं आएंगे। It must also ensure that the products or services produced are of adequate quality
सो दैट कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस हो, क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है जी। If a firm cannot provide a product or services at the quality and price that customers desire, customers will switch to firms competitors। जाहिर बात है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है और कीमत बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तब भी। और अगर जो है वो आपकी जनाब यानी कि प्राइस मार्केट के मुताबिक और क्वालिटी लो है, तो तब भी जो है ना वो लोग आपसे स्विच कर जाएंगे। स्विच करने का मतलब है कि जी आपके मुकाबले का जो भी कोई और कारोबारी बैठा होगा, लोग फिर वहां से जाके चीजें खरीद रहे होंगे। Apple and Samsung's cell phone manufacturing divisions attribute most of their recent success to recognizing the types of products and features that consumers want। जाहिर सी बात है, एप्पल और सैमसंग के मोबाइल को कहते हैं जी क्यों ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि जी वो लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो लोग डिमांड करते हैं, यानी कि जो जो चीज़ें वो चाहते हैं। आईफोन को अगर देखें तो इसलिए हर बंदे की ख्वाहिश होती है जी कि जो है ना वो, नो डाउट कि उसकी प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि उसके यानी कि जो फीचर्स जो आवाम चाह रही होती है वो अपडेट करते रहते हैं अपने आप को। उसके बाद है जनाब, these firms also are committed to a certain standard of quality and price their products in a manner that matches the expectations of their customers। भाई बात एक ही है कि भाई क्वालिटी और प्राइस, लेकिन आज के आपने 36 बार एक ही बात को लिखा हुआ है। Local communities, in some cases local communities might be stakeholders in a business organizations, especially when the organization is a major employer in the area and local economy depends on the work and business activity that the organization brings to the area। जाहिर सी बात है, लाहौर में अगर आप चले जाएं, ठीक है जी, रायवेंड रोड, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है जी, वहाँ पे एक इंडस्ट्री लगी हुई है, इंडस्ट्रियल एरिया है। लेट्स वो वहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं, आई थिंक कोई 70% लोग जो यानी कि लेबर स्टाफ है, वो वहाँ काम कर रहा होगा, वो वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा होगा। अगर रायवेंड से ये सारा सिलसिला कार लेट्स सपोज खत्म हो जाता है, तो फिर वो कहता है जी कि जाहिर बात है वहाँ के लोग भी तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो जहाँ पे कोई बिजनेस इस्टेब्लिश होता है, उस एरिया के लोगों का बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है उस कारोबार के ऊपर। The concerns of a local community might be very strong when a business organization proposes to close down operations in the area, जब वहां से कारोबार बंद करने का सोचते हैं, and make its employees redundant। redundant होता है फारिग कर देना, यानी कि छुट्टी दे देना, खत्म, टाटा बाय बाय। Business shut down by a major employer in an area has a knock-on effect for other businesses which will lose trade and income। जब मेन सप्लायर चले गए, जो सॉरी मेन सप्लायर कह दिया, मेन एम्प्लॉयर, यानी कि अगर मेन जो वहाँ पे फैक्ट्री है वो बंद होगी, तो जो छोटे लेवल पे होंगी, लोकल लेवल पे, अल्टीमेटली उनकी भी कोई वर्थ नहीं रह जाएगी, क्योंकि एक पूरा एक सिलसिला कार बना होता है, माहौल बना होता है। अगर आप सीए के कॉलेजेस की बात करें तो देखें कि अब एक लाइन में सारे कॉलेजेस हैं, दो चार पांच साल मेन मेन कॉलेज वहां से छोड़ भी जाए, और एक आधा जो हल्का कॉलेज, हल्के से मुराद है कि जो अब जिसकी अभी वो गुडविल नहीं है, अगर वो वाला कॉलेज वहां पे भी होगा तो कोई इतना खास फायदा नहीं होगा आवाम को, फिर आवाम को जाना उसी तरफ पड़ेगा जहाँ पे वो मेन कॉलेज सारे जा चुके होंगे। तो जनरल पब्लिक जो है, अच्छा माजरत, ये मुझे लगता है कि आज लेक्चर थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये इरादा है कि मैं इसको आज कंप्लीट कर ही दूं, तो थोड़ा सा रहता है, इसको ना ही लटकाएं। तो जनरल पब्लिक अवाम, द जनरल पब्लिक माइट, अच्छा सॉरी, ये लोकल कम्युनिटीज यानी कि जो उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे वो कारोबार हो रहा है, ठीक है जी, ये मैंने इसका मतलब नहीं बताया। तो जनरल पब्लिक है अवाम, ठीक है जी। The general public might consider that it has a stake or interest in major companies because the actions of these companies can affect society as a whole। अवाम का स्टेक इस तरह होता है बड़ी कंपनियों के अंदर, जो भी वो काम कर रहे हैं उससे जाहिर बात है जो वहाँ का एरिया है या मुआशरा है या अवाम है वो भी अफेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से अफेक्ट हो रही होती हैं जी, वो नीचे देखते हैं। पब्लिक कंसर्न्स माइट बी एक्सप्रेस्ड बाय एक्शन ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है जी। अब एक्शन ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। पब्लिक कंसर्न्स कौन जाहिर कर सकता है, जाहिर बात है जिसकी चलती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो यानी कि टक्कर देने के काबिल होता है। अब अगर एक टक्कर देने के काबिल किस तरह एग्जांपल लें कि अगर एक कंपनी है, वहाँ पे अगर जो है वो 90% एम्प्लॉयज़ वो इकट्ठे हो जाएं, हड़ताल कर दें, तो वो क्या बन गए, एक तरह से वो प्रेशर ग्रुप बन गया।
आपके समझने के लिए ये यानी कि यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है जी। एरियाज ऑफ पब्लिक कंसर्न माइट इंक्लूड पब्लिक हेल्थ हो गई, यानी कि सेहत, अगर वहाँ पे वो आलूदगी पैदा कर रहा है। अब अक्सर आपने देखा होगा ये शुगर मिल, इसका धुआं बहुत दूर दूर तक जा रहा होता है, या कोई ऐसा बिजनेस है जिससे माहौलियात की आलूदगी, पानी की आलूदगी पैदा हो रही है, लोग वहाँ के मुतासर हो रहे हैं, तो कोई कोई जल्दी बीमारियाँ लग रही हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ फूड मैन्युफैक्चरर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, केमिकल्स वगैरह होते हैं क्योंकि। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड क्रिएटिंग सस्टेनेबल बिजनेसेस। ठीक है जी, यानी कि वही बात आलूदगी वाली। करप्शन इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी कि रिश्वततानी जो है वो कारोबारी, अगर ये सरकारी इदारों के अंदर आप देख लें या जहाँ पे भी देख लें कि पैसा ले दे के काम हो रहा हो। ठीक है जी। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर थ्रू मिस सेलिंग एंड मिसलीडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, बताया कुछ बेचा कुछ। मोनोपलाइजेशन ऑफ अ मार्केट बाय वन और स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज। अब मोनोपलाइजेशन क्या होता है? 10 इदारे थे सीए के, सब ने ये आपस में डन कर ली कि भाई 50,000 से नीचे कोई इदारा पीआरसी नहीं कराएगा, तो ये क्या होगी? मोनोपलाइजेशन होगी। अगर हर इदारा कहे भाई मेरी मर्जी मैं 30,000 में कराऊं, मेरी मर्जी मैं 40 में करवाऊं, तो फिर ये मोनोपलाइजेशन नहीं है। अगर सब ने ये डन कर लिया कि भाई 2 लाख से कम पे पीआरसी नहीं करवानी, चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई भी कॉलेज 2 लाख से कम फीस नहीं करेगा, 2 लाख से ऊपर कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो गई? ये मोनोपलाइजेशन है। उसके बाद है जी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। Oddly, perhaps non-executive directors are external stakeholders in a company, इसको अंडरलाइन कर लें, it can be tested, although they are members of board of directors, they are not full time employees। मैंने कल भी बताया था कि 9 to 5 ड्यूटी नहीं करते। They are usually appointed to a company's board because they bring experience and knowledge to the board that they have gained outside the company and which executive directors often do not have। ठीक है जी। एक तो ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं होते, ये अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज देते हैं। मैंने कल बताया था कि मीटिंग में बिठाया जा सकता है इनको। ठीक है जी। ऑनेस्ट जो है ना वो ओपिनियन ये लोग देते हैं, तो वो नॉलेज और एक्सपीरियंस देते हैं जो इन्होंने सीखा हुआ होता है कंपनी से बाहर, यानी कि तजर्बात की बुनियाद पर, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास नहीं होता। Their interests are different from those of executive directors and senior executives. They are not affected by concerns about remuneration फलां क्योंकि ये सिर्फ वो मीटिंग में बैठने के ही फीस वगैरह ले रहे होते हैं, बाकी इनकी कोई फिक्स सैलरीज नहीं होती। तो वो कहता है कि इनके इंटरेस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुख्तलिफ होते हैं। अब एक सिंपल सी बात, आप कहेंगे भाई ये भी तो बात समझाओ, क्या बात कर रहे हो कि वो फुल टाइम भी नहीं देते, मीटिंग में भी बिठा रहे हो, मशवरे भी ले रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी बिठाया हुआ है, तो कौन सी ऐसी बला है ये? भाई सिंपल सी बात है, एक इंजीनियर था, ठीक है, उसको आपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना लिया, किस तरीके से वो कंसल्टेशन दे सके। जब आपने जो है वो कंपनी को चलाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तब कोई मीटिंग हुई, आपने कंपनी को एक्सटेंड करना है तब। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपने सीएफओ वगैरह वगैरह जो है ना वो अलग कॉन्सेप्ट है। आप अगर कंपनी में जस्ट एक छोटे छोटे लेवल पे बात करते हैं, तो आपने एक सीए को जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर रख लिया कि भाई जब भी ऑडिट का टाइम आएगा, ठीक है जी, या टैक्स का, तो तब इसको बुलाएंगे। ठीक है, तब मीटिंग में तो ये क्या होगा, ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होगा, उनकी उस मीटिंग में बैठेगा, उसके पैसे लेगा, जस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन उन्हें दे रहा होगा अपने उस तजर्बे की बुनियाद पर जो उसने अपनी पीछे पूरी जिंदगी में खप के हासिल किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये समझ आ गई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की। Appointing independent non-executive directors to the board of director of company is good corporate governance practice because independent NEDs can help to prevent a company from being dominated by the personal interest of executive director। वो कहता है जी कि इसका एक एज ये है, बेनिफिट ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, कि ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जब ऑनेस्ट ओपिनियन देगा तो शेयर होल्डर्स को भी ये पता चल सकता है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, जो फुल टाइम एम्प्लॉय हैं कंपनी के, वो घपला कर रहे हैं। The main stakeholders in a business organization, internal or external, are those who exercise the greatest influence, जो सही तरीके से असरअंदाज होते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी आर यूजुअली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है जी। एंड पॉसिबली आल्सो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स बिलो बोर्ड लेवल, क्योंकि आपका बिजनेस चल रहा है, कल को ये टॉप मैनेजमेंट कहती है जी कि हम तो जा रहे हैं,
तो ज़ाहिर बात है नए स्टाफ के आने और फिर उनके कारोबार को संभालने समझने में टाइम लगता है, और अगर बिजनेस का फिर फ्लो मुतासिर होता है जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो सकती है, आपकी गुडविल भी इम्पेयर हो सकती है या डैमेज हो सकती है कि आखिर क्यों वो छोड़ के गए, ये क्या मसले मसाइल आए। जब आपका फ्लो मार्केट में स्लो होगा तो फिर उससे बहुत सारे यानी कि मसले बनते हैं। These are individuals with the power to make most of the decisions for the company। पास जाहिर सी बात है पावर होती है जब आप शेयर होल्डर्स ने इन पे छोड़ा हुआ होता है कंपनी को कि जी आपने कंपनी के हक में डिसीजंस लेने हैं कारोबार को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, तो जाहिर बात है फिर पावर तो उनकी होती है फैसले करने की। द डायरेक्टर्स विल ऑफन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ देयर शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, किसकी राय पे चलते हैं डायरेक्टर्स? शेयर होल्डर्स की, मालिकान की। जो डायरेक्टर्स होते हैं अल्टीमेटली वो एजेंट होते हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि शेयर होल्डर के उनकी राय पे काम करना होता है, उन्होंने हायर करना होता है। स्पेशली their largest shareholders because shareholders can take some action against the directors if they are dissatisfied। वो कल भी हमने पढ़ा था, ठीक है जी, कि अगर वो मुतमईन नहीं है कि ये घपला कर रहे हैं कारोबार के हक में, नई डिसीजंस ले रहे हैं, तो फिर शेयर होल्डर्स है जो है वो खुद भी सामने आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स कैन वोट अगेंस्ट द री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। वो यानी कि निकालने का ये प्रोसेस होता है इनको, ये आप कैप 7 कंपनी लॉ के अंदर आके पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 है भाई वहां पे। एंड इन एक्सट्रीम केसेस कैन वोट टू हैव अ डायरेक्टर, यानी कि शेयर होल्डर्स के पास ये पावर होती है कि वो यानी कि डायरेक्टर्स को निकाल सकते होते हैं। ठीक है जी, वो वोटिंग का प्रोसेस ये वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आई कैप इधर टेस्ट नहीं करेगा, उसके पास आगे है चीज़ें टेस्ट करने के लिए कैफ में। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स, ठीक है जी, कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स को देखते हैं जी। अदर स्टेक होल्डर ग्रुप्स other than the director, senior management and shareholders might influence the decisions that directors and senior management make। तो वो कहता है कि इनके डिसीजंस पे कोई और भी है जो असरअंदाज हो सकता है, वो कौन था? ठीक है जी, द टर्म कनेक्टेड स्टेक होल्डर मीन्स अ स्टेक होल्डर हु, भाई इसको अंडरलाइन कर लो, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। who is not a decision maker, who is not a part of permanent यानी कि full time infrastructure of the organization, but is nevertheless very influential in shaping the future of organization and decisions। ठीक है जी, यानी कि वो कहता है जी कि एक तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं था, फुल टाइम कंपनी का एम्प्लॉय भी नहीं है वो, यानी कि फुल टाइम भी नहीं जुड़े हुए कंपनी के साथ, और कभी जो है ना वो is nevertheless very influential in shaping the future of business and the decisions of its leaders। और कभी भी जो है ना वो नॉर्मल में उन्होंने असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की कि कंपनी को फ्यूचर में आप इस तरह चलाएं। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है जी, जाहिर सी बात ऊपर हमने पढ़ा कि एक इंजीनियर है वो फुल टाइम एम्प्लॉय भी नहीं है, और नॉर्मल में वो नहीं है, सिर्फ उस मीटिंग में वो बैठता है जिसमें उसे बुलाया जाता है और ऑनेस्ट रिव्यूज ने देना होता है। एम्प्लॉयज़ हैं, जाहिर बात है डिसीजन मेकिंग में तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो 70% हड़ताल वाला सीन हो सकता है। की सप्लायर्स हैं वो भी असरअंदाज हो सकते हैं, की कस्टमर्स हैं, ठीक है जी, जो चीज़ें आपसे खरीद रहे हैं। द मेन कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव सम पावर दैट दे आर एबल टू यूज टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस। कुछ देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ पावर। लीगल राइट्स जो होते हैं भाई, ये आप कंपनी लॉ के अंदर आएंगे वहां पे आप पढ़ रहे होंगे कि एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं इनके कुछ राइट्स होते हैं, लाइक ये मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, इनका वोटिंग राइट होता है, ये वोट दे सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि वोट किस तरह वो कंपनी में जो इलेक्शंस होते हैं डायरेक्टर्स को वोट देना है नहीं देना, या दूसरे किसी से कोई सिलेक्शन हो रही है उसमें। फिर इस तरह प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के अपने राइट होते हैं कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते या वो वोटिंग राइट्स उनके नहीं होते। डिविडेंड और डिफरेंट राइट्स होते हैं। शेयर होल्डर्स हैव सम लीगल वोटिंग राइट्स अंडर कंपनी लॉ। lenders have legal rights under the terms of their lending agreements। for example a lender has a right to take action in the event of default by a borrower। ठीक है जी, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर लैंडर जो है जिसने आपको पैसे दिए थे वो आपके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। पब्लिसिटी एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस कस्टमर्स और लेजिस्लेटर्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड प्रोटेस्ट ग्रुप्स माइट बी इन्फ्लुएंशियल। वही हड़ताल कर दी भाई। These include environmental protection groups, human rights protection groups and animal ये जिस तरह कोई ऑर्गेनाइज सॉरी वो होती है ये वेल्फ जिस तरह खिदमत फाउंडेशन वाले हैं या कोई ऐसी और भी यानी कि जो काम कर रही हैं सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस, वो आप माहौलियाती आलूदगी वाले आके आपके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं तो फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ता है।
Control over key resources. A major supplier could exert influence by controlling the supply of key resources. Organization. वेंडर रिस्क फॉर अ बिजनेस, सारी बात है, जो आपको उधार पे सामान दे रहा था पहले, फिर आप प्रोडक्ट बना के सेल करते थे, वो अगर रोक देगा तो कारोबारी मामला डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि जिनसे आपके एग्रीमेंट है वो टाइम पे पूरे नहीं होंगे, तो फिर गुडविल भी खराब होगी, मामला खराब होंगे। बाइंग पावर. कस्टमर्स कैन एक्सर्ट इन्फ्लुएंस कलेक्टिवली थ्रू देयर बाइंग पावर. कस्टमर खरीदेगा नहीं या किसी और कंपेटिटर से खरीदने लग गया तो फिर भी आप गए, ठीक है जी। तो इस तरह के रिस्क हैं। उसके बाद पोजीशन पावर जो है, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज माइट बी इन अ पोजीशन ऑफ पावर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन परहैप्स बिकॉज ऑफ स्पेशल एक्सपर्टीज दैट द पोसेस टॉप कंसल्टेंट्स इन्वेस्टमेंट। भाई अगर वो सही मशवरा नहीं देंगे, गलत इन्वेस्टमेंट करवा दी, गलत जगह पे इन्वेस्ट करवा दिया, तब भी लॉस हो गया, ठीक है जी। क्लेम ऑन रिसोर्सेज. Power might arise from a claim or control that exists over particular resources of business. For example, the power of employees or trade union representative might come from their ability to withhold labor in the event of a dispute with management. ठीक है जी, कि अब रिसोर्सेज लेबर का हड्डा चल रहा है कंपनी के साथ, उनके हक में फिर लेबर यूनियन जो होती है वो आ गई, ठीक है जी, उस डिस्ट्रिक्ट की आ गई लेबर यूनियन आपकी उस कंपनी के एम्प्लॉयज के हक में, तो तब भी आपको मजबूर किया जा सकता है। पर्सनल करिश्मा, चरिश्मा या करिश्मा जो भी है जी, आर इन्फ्लुएंस. सम इंडिविजुअल्स माइट एक्सरसाइज कंसीडरेबल इन्फ्लुएंस थ्रू देयर पर्सनल क्वालिटीज एंड करिश्मा. अगर किसी के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, एक बंदा है जो इस कदर अच्छे तरीके से उस सॉफ्टवेयर को चला रहा है और हर बंदे को चलाना नहीं आता, दुनिया में चंद एक लोग हैं, तो जाहिर बात है वो भी ये कह सकते हैं भाई मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मुझे ये फैसिलिटीज़ दो। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये करिश्मा है या किस तरीके से इसकी वो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है जी। तो ये अब इम्पोर्टेंट है भाई। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स. पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स हमने कल ऊपर पढ़ा था कि जब प्रायोरिटीज सेलेक्ट करनी होती हैं कि किस किस तरीके से लेके चलना है एम्प्लॉयज़ को, शेयर होल्डर्स को, ताकि सब राजी हों, तो हम कौन सा मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स. टू कैटेगराइज रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स बेस्ड ऑन देयर पावर और इन्फ्लुएंस एंड लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन अ प्रोजेक्ट और एन एंटिटी. एक प्रोजेक्ट में सबको राजी करना है, तो किस किस तरीके से काम को लेके चलें कि सब टाइम बाई टाइम राजी होते रहें. Based on the above categorization, strategies can be developed to manage all stakeholders effectively and to develop a communication plan accordingly after consultation and engagement. This may further result in applying RASCI. ठीक है जी। तो अब पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स को किस तरह अप्लाई करना है जी, ये एमसीक्यूज बन सकता है कि इस सिनेरियो में रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, फलां चीज़ों को देखते हुए आपने स्ट्रेटजी प्लान करनी है. Once the stakeholders are identified, they are plotted on a grid in relation to power and interest as follows. High power, high interest, managed closely with regular engagement. Daily आपने जी सर जी ठीक है, आप मुतमिन हैं, यानी कि कोई इशू तो नहीं आ रहा आपको. हाई पावर और लो इंटरेस्ट, कीप सेटिस्फाइड विद एक्टिव कंसल्टेशन. फिर भी आप उनसे पूछते हैं, मशवरा करते हैं ताकि वो मुतमिन रहें. लो पावर यानी कि या हाई इंटरेस्ट, जैसे घर में छोटे बहन भाई होते हैं, उन्हें बस ठीक है बता दिया जाता है डिसीजन करने के बाद. लो पावर, लो इंटरेस्ट, मॉनिटर ओनली, जहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है भाई, इम्पोर्टेंट. तो ये आपका हो गया इधर चैप्टर कंप्लीट. तो ये एमसीक्यूज हैं. जब आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो मेरे भाई जो है आप ये एमसीक्यूज भी कर लेंगे. इन एमसीक्यूज को लाजमी कीजिए, क्योंकि आई कैप का फीडबैक भी मैं लगा रहा हूँ वीडियो की फॉर्म में, ठीक है जी, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से एरियाज से वो ज़्यादा टेस्ट कर रहा है. तो बात मुख्तसर चीज़ें यही हैं कि जी प्रॉफिट कमाना मकसद होता है, फिर हर एक का अपना अपना फ़ायदा है. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.